गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आ गए हैं जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे आपको पेपर 6 के। इससे पहले की वीडियोस भी चैनल पे पड़े हुए हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए होते हैं टाइमली, वो यूपीएससी तक्षशिला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उस पर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आपसे दो चीज़ें पूछी है, ऑब्जेक्टिव पूछा है और दूसरा इम्पैक्ट पूछा है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सिंपल, मैंने आपको बताया जब भी कोई पॉलिसी आए आपकी, तो आप वहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत सीधे आराम से सिग्निफिकेंस लिख दो या फिर आप उसका मैंडेट लिख दो। एक दो तीन लाइनों में आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू पोजीशन यूपी एज अ लीडिंग हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन। ये हमने सिग्निफिकेंस वाला पार्ट यहाँ पर लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपका है कि लीडिंग हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया हमको बना देगा यूपी को। ये पॉलिसी का सिग्निफिकेंस है। अब आ जाते हैं हम पहले पार्ट पे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? एम टू फॉस्टर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो हमारा पहला पॉइंट है एम्स टू फॉस्टर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। दूसरा पॉइंट है हमारा अचीव 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन बाय 2028। देखो, ऐसे टारगेट आपको वर्बैटिम याद करने पड़ेंगे, तभी पढ़ने वाले एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने ये पॉलिसी तैयार करी है। ठीक है, तो 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन बाय 2028। फिर क्या कह रहा है कि भाई पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा हमें ग्रीन हाइड्रोजन का। कैसे पूरा इकोसिस्टम? प्रोडक्शन भी होना चाहिए, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें आप ये ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में आप इसमें कवर करते हो। फिर सेटअप सेंटर फॉर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर&डी। तो आर&डी के लिए आपने क्या किया? सेंटर फॉर एक्सेलेंस आपने स्टैब्लिश कर रहे हो। फिर अब जेनरिक पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कोई नई बात नहीं है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। फिर क्या कह रहा है? भाई वर्कफोर्स भी तो आपको ट्रेन करनी पड़ेगी ना। ग्रीन हाइड्रोजन नया सेक्टर है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड जो भी आपकी जॉब्स हैं उसके लिए आपको स्किलिंग करनी पड़ेगी, उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी और उसके रिलेटेड आपको वर्कफोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करो। अब कम कैसे करोगे? इनोवेशन और स्केल से। स्केल का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में बनाई जा रही है। आप जैसे अगर आपने 100 टन बनानी है तो भी वही प्रोसेस लगेगा, 1000 टन बनानी है तो भी वही प्रोसेस लगेगा, 1 लाख टन लगानी है तो भी वही प्रोसेस लगेगा। लेकिन बढ़ती हुई क्वांटिटी के साथ जो मेहनत है वो उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। तो यही हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कम कैसे करेंगे? इनोवेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से। फिर क्या कह रहा है? एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके 3-4 आपको स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, 2-3 आपके जेनरिक पॉइंट हो गए। ये ग्रीन हाइड्रोजन ढंग से तैयार कर लो, इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने के। ठीक है, फिर है इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी क्या है? क्रिएट्स जॉब अक्रॉस वेरियस स्किल लेवल्स। तो ये पहला है भाई, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका हो गया। फिर दूसरा क्या है? सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ? फर्टिलाइजर सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर में आपका आएगा। तीसरा, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस।
तो रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस होगा तो हम क्या अचीव करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करेंगे। देखिए, हम जो भी अपने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज पे। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, उसको ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह लेंगे, तो हम एनर्जी सिक्योरिटी भी बचाएंगे अपनी, और दूसरा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस भी कम कर देंगे। फिर आता है एनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक लीडरशिप इन क्लीन एनर्जी। बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, आप याद कर सकते हो। एनकरेजेस इनोवेशन एंड टेक लीडरशिप इन क्लीन एनर्जी। चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स का मतलब क्या है कि भाई जो प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना जो भी चीज़ें चाहिए, प्लांट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी लॉजिस्टिक नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे स्टोरेज कंटेनर्स, ये सब अवेलेबल नहीं है, उनमें गैप्स हैं। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने और स्टोर करने में कॉस्ट बहुत लगता है। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंस। रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंस, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वही अगर आप फॉसिल फ्यूल से दोगे तो इसका कोई फायदा रहेगा नहीं। आपने मान लो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के नाम पे भाई कोल एनर्जी यूज करनी शुरू कर दी, तो फायदा क्या हुआ, इधर कोल खर्च किया और फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई, ये तो बेकार हो गया। तो हम ये कह रहे हैं जो भी एनर्जी भी यूज करेंगे ना हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे, तभी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। तो उसी का चैलेंज है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हर जगह तो आपको अवेलेबल हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं ग्रीन हाइड्रोजन एज अ सेक्टर उसको बढ़ाने के लिए। लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स, वही पॉइंट आपका। फिर एग्जीक्यूशन डिलेज और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हर्डल्स। देखो, ये एक ऐसा जेनरिक पॉइंट है जो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे 5-6 जेनरिक पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए ताकि आपका कंटेंट भरा भरा लगे। 3-4 पॉइंट आते हैं, उसको 6-7 पॉइंट कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जो भी दिक्कतें थी, चैलेंज थे, उनका हम सोल्यूशन बताएंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं भाई साहब। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन हाइड्रोजन पाइपलाइंस, बिल्कुल ठीक बात। स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग क्यों, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन आप कहाँ से लोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, तो एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो जो भी आपको काम चाहिए था, पाइपलाइन, स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, यानी उस पर हम काम करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अब हम कॉस्ट वाले एस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो कॉस्ट को हम कम कैसे करेंगे, कॉस्ट को हम कम करेंगे सब्सिडीज और इंसेंटिव्स को देके। फिर एक्सपैंड रिन्यूएबल कैपेसिटी, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंस तो है, तो हम पहले रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को जितनी एनर्जी चाहिए हम उसको इस सेक्टर से प्रोवाइड कर सकें। फिर स्किल डेवलपमेंट, देखो वही जो मैंने यहाँ पे चैलेंज लिखा है, उसी चैलेंज के हिसाब से आप वे हेड लिख देते हो, तो स्किल डेवलपमेंट हो गया। फिर पीपीपी, अब ये पीपीपी भी बहुत जेनरिक वे हेड है, जहां पर भी आपको लगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कम है, वहां पर आप सीधा सीधा बोल दिया करो पीपीपी मॉडल को हमें लेवरेज करना है, लेवरेजिंग पीपीपी मॉडल फॉर इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कुछ खास बात नहीं है। तो ये आपका वे हेड हो गया। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव्स मैंने करा दिए, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी हो गया, चैलेंजेस हो गया, वे हेड हो गया। फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल दी यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी प्रमोट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी। तो कहीं ना कहीं आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है,
इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि वेयर हाउसिंग जो पॉलिसी है वो कैसे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखो अगेन ये पॉलिसी है, तो पॉलिसी में हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। लॉजिस्टिक पॉलिसी एम टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट इंटीग्रेटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी स्टेट। तो हमने कुछ नहीं कहा कि इसका मोटा मोटा मैंडेट या सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या कर रहा है, एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद कर रहा है। अब आ जाते हैं मुद्दे की चीज़ पर, ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली अगर नए सेक्टर पे काम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा। फिर सप्लाई चेन एफिशिएंसी, यानी कि सप्लाई चेन जो आपका नेटवर्क जो है वो लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। अगर लॉजिस्टिक्स पे काम होगा तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे, कि भाई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। बिजनेस आप मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं तो आप चाहते हो ना कि भाई हर जगह आपका सामान बेचा जा सके, यानी मार्केट का एक्सेस हो। फिर आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो हर जगह से रॉ मटेरियल आपके पास कम कॉस्ट में आ सके। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आपका लॉजिस्टिक नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। तो जब लॉजिस्टिक नेटवर्क बहुत अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी फैसिलिटेट होगा। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत जनरल पॉइंट, कि अगर वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हो तो वेयर हाउसेस क्या होते हैं भाई, जहाँ पर आप गोदाम में, गोदाम, अब ये गोदाम कहाँ से भाई बनाने पड़ेंगे ना आपको, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अब जो भी आपको वेयर हाउसेस बनाने हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स में आपको कॉस्ट कटिंग करनी है वो कैसे होगी, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सरकार सिर्फ थोड़ी ना पैसा लगाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर से भी हमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैसे होगा, कि भाई वेयर हाउसिंग से आप कहीं ना कहीं आप रेजिलियंस पैदा कर रहे हो, बफर स्टॉक्स पैदा करोगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी वहां से कवर होता है आपका। बहुत माइनर पॉइंट है बट आप लिख सकते हो। अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने इस पॉइंट पे ऑलरेडी आपको बता दिया था। फिर क्या आता है, पॉलिसी प्रमोट्स एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इन दी फॉलोइंग वेज। अब हम बता रहे हैं कि कैसे ये पॉलिसी जो है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बेहतर बनाएगी। कैसे बेहतर बनाएगी भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे भाई, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं, वहाँ पे रोड नेटवर्क भी होगा, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, ठीक है, एयर कनेक्टिविटी भी होगी। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं। फिर ड्राई पोर्ट्स हैं, कार्गो टर्मिनल्स हैं, ट्रक टर्मिनल्स हैं। तो इनका कहीं ना कहीं इन पे जब हम फोकस करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हमारी कनेक्टिविटी और ट्रांजिट टाइम्स। ट्रांजिट टाइम्स क्या है, मान लो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए से बी का जो समय लगता था वो भी कम हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा और ट्रांजिट यानी कि जो ट्रैवल का टाइम होता था वो भी कम हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लानिंग। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लानिंग क्या है, कि आपको पूरे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ चाहिए वो उसकी एक साथ प्लानिंग हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला अलग देख रहा है, ठीक है, स्किल करने वाला अलग देख रहा है, ये नहीं, एक ही जगह कन्वर्ज होके पूरा प्लान्ड तरीके से इसको अप्रोच किया जा रहा है पॉलिसी को। फिर सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स, कहीं ना कहीं आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो ताकि आपका जो भी ये डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल इन नेचर हो। इकोसिस्टम सपोर्ट। इकोसिस्टम सपोर्ट क्या है, कि आप वही देखो, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हो आप। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, भाई पैसा तो लगेगा ना, तो सिर्फ इंसेंटिव सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो उस चीज़ की भी बात कर रहा है। फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या करेगा, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके
कि कैसे ये पॉलिसी इफेक्टिव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करेगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपका ये है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विद दिस रेफरेंस टू द यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। यानी हमें 2023 की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट पे बात करनी है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जाता है। आ जाते हैं हम आंसर नंबर 3 पर। तो भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनको सनराइज सेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल है। किस चीज में पोटेंशियल है? सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑन एक्सपोनेंशियल स्केल, एड्रेसिंग सोशल, यानी कि सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस को ये एक्सपोनेंशियल रेट पर एड्रेस करता है, सॉल्व करता है। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 इज अ राइट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया कि आपने यहाँ पर समझा दिया, या फिर एक तरीका ये होता है कि सनराइज सेक्टर होता क्या है, ये भी आप बता सकते थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता था। दूसरा, या फिर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल पे बात कर सकते थे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, उस पर भी बात कर सकते थे। आप कह सकते थे कि इसी पोटेंशियल को अचीव करने के लिए यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी लाई गई है। अब आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग एज सनराइज सेक्टर। क्या क्या हैं भाई फैक्टर्स जो इसको सनराइज सेक्टर बनाते हैं? ग्रेट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी भाई काम धंधा बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बढ़ाता है। फॉरवर्ड लिंकेजेस यानी कि आपका एग्रीकल्चर साइड से रॉ मटेरियल, ये लिंकेजेस बढ़ते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो आपका मार्केट होता है उसमें आपके लिंकेजेस बढ़ते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग बीच में ब्रिज का काम बढ़िया करता है। रूरल रूरल रेनेसा, एब्जॉर्बिंग रूरल वर्कफोर्स, यानी कि जो गाँव में लोगों को काम धंधे की दिक्कत होती है उनके लिए क्या है कि जो रूरल वर्कफोर्स है वो इस सेक्टर में सब्ज्यूम होगी। ठीक है, उनको इसके अंडर काम मिलेगा। डबलिंग फार्मर इनकम, कैसे भाई? आप कहाँ से फूड प्रोसेसिंग का रॉ मटेरियल लेके आओगे? किसान से ही लोगे ना। अगर आप उससे लोगे, आप उसको, किसान को एक रेडीमेड मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उसको प्रॉफिट जनरेशन उसका बेटर होगा। बेटर होगा तो उसी की हम बात कर रहे हैं, वो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम अचीव कर पाएगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स जो हैं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम जो इनकम कमाएंगे उसी को एक्सपोर्ट इनकम कह रहे हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कर्बिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। देखो रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होता है? काम धंधे के सिलसिले में। अगर काम धंधा आपको गांव में ही मिल जाएगा तो क्यों ही आप शहर की तरफ कूच करोगे, वो बात कह रहा है। कर्बिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपी एफपीआई पॉलिसी ऑफ 2023 क्या है भाई? बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट कैसे मिल रहा है? एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज इन ईस्ट यूपी, आपने स्पेसिफिकली बताया। लेवरेज लोकल रिसोर्सेज, तो लोकल रिसोर्सेज को आप पूल करना चाहते हो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या करता है, मान लीजिए आप सिर्फ गेहूं बेचते हो तो आप क्या है, बहुत कम मुनाफा कमा पा रहे हो। अब किसान ने वीट बनाया, फूड प्रोसेसिंग में आपने इसको आटा बना के आपने कुछ बिस्किट्स वगैरह तैयार करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आपकी जॉब क्रिएशन, इनकम क्रिएशन, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ आपके रीजनल डेवलपमेंट को मिटाती मतलब उसको बढ़ाती है और अंडर डेवलपमेंट को मिटाती है। जॉब क्रिएशन मैं समझा दिया। फार्मर प्रॉस्पेरिटी, फार्मर से आप सामान लोगे, रॉ मटेरियल लोगे तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी।
की फीचर्स क्या हैं? क्लस्टर डेवलपमेंट। देखो क्लस्टर डेवलपमेंट क्या होता है, आप एक तरह से इकोसिस्टम समझो। अब मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पर, मान लो बिस्किट बना रही है। अब बिस्किट के लिए आपको चाहिए आटा, आपको चाहिए चीनी, ठीक है, आपको मान लीजिए और भी उसमें मान लो ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें मान लो एग्जाम्पल। तो भाई आटा से हमने क्या किया, भाई गेहूं को से आटा बनाने वाले हैं, ठीक है, चीनी से शुगर केन प्रोसेसिंग यहीं पर हो रही है। तो यानी कि जो भी चाहिए आपको सब आसी पास में बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्लस्टर डेवलपमेंट की तरह देख सकते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस आप सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्सेस हैं आप उनको बेहतर करने की बात कर रहे हो। स्किल डेवलपमेंट, तो कोई ना कोई नया सेक्टर बनता है या नया वो है तो उसमें आपको स्किल्स चाहिए होंगे, तो फूड प्रोसेसिंग में भी स्किल्स चाहिए, तो उसको ही हम कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या हैं भाई? चैलेंजेस ये है कि लो इंडस्ट्रियल बेस इन ईस्टर्न यूपी, यानी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो ज़्यादातर है वो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड नहीं है, सदर्न साइड नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या दिक्कत है भाई? स्टोरेज की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही कम है। अब बहुत ही कम है तो ज़्यादातर पैसा किसको लगाना पड़ रहा है? गवर्नमेंट को लगाना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट को बहुत टाइम तक पैसा लगाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका ये फेलियर है पब्लिक मनी का। तो यही हम कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ाना होगा, तो ये चैलेंज है, कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स इन एग्रो प्रोसेसिंग, बहुत जेनरिक पॉइंट है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। पुअर मार्केट लिंकेज एंड सप्लाई चेन गैप्स, पुअर मार्केट लिंकेज एंड सप्लाई चेन गैप्स, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स। इसी की तो बात हम कर रहे थे सिंगल विंडो सिस्टम की। वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ये लॉजिस्टिक्स की दिक्कत सॉल्व करेगा, ये आपकी स्टोरेज की दिक्कत सॉल्व करेगा। फिर ऑफर स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर, ऑफर स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो यहाँ पे। सेटअप ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, रूरल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट से आपकी कॉस्टिंग कम होगी, ठीक है। क्रिएट फार्मर इंडस्ट्री लिंकेजेस फॉर रॉ मटेरियल सप्लाई, तो क्या है, सप्लाई आपकी कांस्टेंट हो जाएगी कि यानी कि आपको टाइमली सप्लाई मिल पाएगी। स्ट्रेंथन सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर फास्टर अप्रूवल्स, तो ये हमने एफपीआई भी देख ली। देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद ही अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपने चैनल से पहले जुड़े हो तो आपको ये क्वेश्चन मिल चुका होगा, और जो लोग सिर्फ यूट्यूब में हमको देख रहे हैं उनके लिए है कि ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद आप जाओ यूपीएससी तक्षशिला पे, इसका चौथा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। वो डे 2 की साइनॉप्सिस में आप जाके देखोगे तो आपको ये चौथे क्वेश्चन का सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास में मैं आपको 3 ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो होमवर्क है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया, थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर।